हेलो, नमस्ते, वेलकम टू अलीका क्लासेज। इस क्लास में हम वर्ण विचार के विषय में पढ़ेंगे। वर्ण विचार के विषय में डिटेल से पढ़ेंगे। वर्ण क्या होता है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, उनका उच्चारण स्थान क्या है, ये सब हम इस क्लास में पढ़ेंगे। वर्ण विचार चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है वर्ण विचार, यानी कि वर्णों पर विचार करना। वर्ण क्या होते हैं, वर्ण कैसे बने हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्णों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वर्ण सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी कि जो सबसे छोटी ध्वनि होती है, जिसके और टुकड़े न किए जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। जैसे कोई शब्द होता है, शब्दों को हम टुकड़ों में बांट सकते हैं। कोई भी शब्द व्यंजन और स्वरों से मिलकर बना होता है, उस शब्द को आप स्वर और व्यंजन में डिवाइड कर सकते हो। लेकिन जो वर्ण होगा उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, उसके आप और टुकड़े नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ए है। ए को आप और छोटा नहीं कर सकते, ए ही रहेगा। ए को आप छोटा नहीं कर सकते, ए ही रहेगा। जैसे ई है, ई को आप और छोटा नहीं कर सकते। ये हमारे पास क्या होंगे, वर्ण होंगे। जैसे कै है, कै हलंत है, इसको आप और छोटा करके नहीं लिख सकते। यदि हम ऐसे कै को लिखेंगे, इसका मतलब हो जाएगा कि इसमें ए जुड़ा हुआ है। यदि आप कै हलंत लिखते हो तो इसका अर्थ होता है कि इसमें ए स्वर नहीं है। हलंत वाले व्यंजन स्वर रहित होते हैं। जैसे यहाँ पर ये कै लिखा हुआ है, इस पर हलंत नहीं है, इसका अर्थ है कि इसके साथ ए स्वर दिया हुआ है। ए, ई सभी व्यंजन जो हलंत के साथ होते हैं वो वर्ण होते हैं, यानी कि ऐसी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, सबसे छोटी इकाई, उसे वर्ण कहते हैं। पाणिनि ने वर्णमाला को 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया है। पाणिनि जो है व्याकरण के विद्वान है। इन्होंने संस्कृत व्याकरण पर एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी बहुत बार पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी किसकी रचना है। अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है और व्याकरण ग्रंथ है। पाणिनि ने वर्णमाला को 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया है, यानी कि जो हमारी वर्णमाला है, ऐसे लेकर के सभी व्यंजन और स्वर सभी को 14 सूत्रों में बताया है। पाणिनि ने वर्णमाला को 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया है, यानी कि वर्णमाला को संक्षेप में लिख दिया है। 14 सूत्रों से ही हम पूरी वर्णमाला को याद कर सकते हैं। इन 14 सूत्रों के विषय में हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से 14 सूत्र हैं। परंपरा के अनुसार महेश्वर होता है भगवान शिव। अपने नृत्य की समाप्ति पर जो 14 बार डमरू बजाया, उससे ये 14 ध्वनियां सूत्र पाणिनि को प्राप्त हुए। यानी कि माना जाता है, हमारी परंपरा के अनुसार माना जाता है कि भगवान शिव ने, भगवान महेश्वर ने अपने नृत्य की समाप्ति पर 14 बार डमरू बजाया। यानी कि जब वो पर्सन थे तो उन्होंने नृत्य किया और नृत्य समाप्त होने के बाद उन्होंने अपने डमरू को 14 बार बजाया। डमरू के 14 बार बजाने से 14 ध्वनियां सूत्र बने। भगवान शिव के 14 बार डमरू बजाने से जो ध्वनियां उत्पन्न हुई, उन ध्वनियों को 14 सूत्रों में पाणिनि ने प्रस्तुत किया है। ये यहाँ पर जो श्लोक दिया गया है, इस श्लोक में यही बताया गया है कि भगवान शिव ने नृत्य के बाद डमरू को 14 बार बजाया था। नृत्य अवसाने नृत्य के बाद, नृत्य के समाप्ति पर। नटराज राजो भगवान शिव को कहा गया है कि जो नट के राजा हैं, यानी कि नटों के राजा और नटों के राजा के भी राजा। नटराज के राजा यानी कि भगवान शिव। ननाद बजाया, डकाम डमरू। नवपंच यानी कि 9 और पंच यानी कि 5, यानी कि 14, वारम यानी कि 12। नृत्य की समाप्ति के बाद भगवान शिव ने डमरू को 14 बार बजाया। उधरतु काम है सनक आदि सिदान एतत् विमर्शे शिव सूत्र जालम। इस पंक्ति में कहा गया है, सनक आदि को समझाने के लिए शिव सूत्र को उत्पन्न किया गया है। सभी को ये वर्णमाला आसानी से समझ आ जाए, ध्वनियों का आसानी से ज्ञान हो जाए,
वर्णमाला आसानी से समझ आ जाए, बच्चे से बच्चा भी आसानी से समझ सके, इसलिए इन सूत्रों का वर्णन किया गया है। इन सूत्रों के विषय में पढ़ते हैं कि ये सूत्र कौन से हैं। ये सूत्र इस प्रकार से हैं। ए ई उ न, ए ई उ न, री लरी क। आपको ये जो सूत्र दिए गए हैं ऐसे ही कंटिन्यूटी में याद करने हैं। ऐसा नहीं कि पहला बाद में, उसके बाद फिर तीसरा, उसके बाद फिर पांचवा, ऐसे नहीं याद करने। ये कंटिन्यूटी में याद करने हैं, जैसे दिए हुए हैं वैसे ही। पहला सूत्र है ए ई उ न, दूसरा है री लरी क, तीसरा है ए औ अंग, चौथा है ए औ च, पांचवा सूत्र है य व र ट, छठा है ल न, सातवां सूत्र है य म न, आठवां है ज ब य, नौवां है ग ड द स, 10वां सूत्र है ज ब ग ड द स, 11वां है ख फ छ ट त च ट त व, 12वां सूत्र है क प य, 13वां है स र, 14वां है ल। ये यहाँ पर आपको जो 14 सूत्र दिए हैं आपको याद रखने हैं। यहाँ पर जो पहले 4 सूत्र हैं ये आपको स्वरों को दिखाते हैं। पहले 4 जो सूत्र हैं वो स्वरों से संबंधित है और बाद वाले जो 10 हैं ये व्यंजनों से संबंधित हैं। यहाँ पर जो 14 सूत्र हैं इनमें से जो 4 सूत्र हैं पहले वाले वो स्वरों को दिखाते हैं और जो बाद वाले 10 हैं ये व्यंजनों को दिखाते हैं। इन सूत्रों में जो लास्ट वाले अक्षर दिए हुए हैं न, क, ग, च, ये सभी हलंत दिए हुए हैं। ये सूत्रों को पूरा करने के लिए दिए गए हैं, इनका वर्णमाला में प्रयोग नहीं है। जो लास्ट वाले अक्षर है जैसे न, क, ये 14 के 14 सूत्रों में सूत्रों को पूरा करने के लिए दिए गए हैं। वर्णमाला में इनका प्रयोग नहीं होता, ये सूत्रों को पूरा करने के लिए दिए गए हैं। जैसे पहला जो आपको दिया गया है उस सूत्र को हम लिखेंगे अण। यहाँ पर यह सूत्र को बनाया गया है अण। आपसे पूछा जाएगा कि अण सूत्र में कितने वर्ण होते हैं, तो जो आपका लास्ट वाला होता है उसे छोड़ देते हैं। यहाँ पर ए, ई और उ, यहाँ पर जो लास्ट वाला होगा उसे छोड़ देंगे। यहाँ पर आपके कितने वर्ण होंगे? 3। कितने वर्ण होंगे? 3। जैसे सेकंड वाला दिया हुआ है री लरिक है, तो आपका ये क्या बनेगा? रिक। क्या बनेगा? रिक। तो रिक में आपके कितने अक्षर होंगे? 2। री लरी। जैसे आपका इक सूत्र बनेगा, इक सूत्र में क्या होगा? ये कै शामिल नहीं होगा। ई से लेकर कै तक जो भी वर्ण होंगे वो सभी इसमें आ जाएंगे। जैसे ई यहाँ पर दिया हुआ है, ई से कै तक कितने होंगे? ई उ। पहले वाला शामिल होता है, ई इसमें शामिल होगा लेकिन कै इसमें शामिल नहीं होगा। इक में हमारे पास कितने होंगे? इक में हमारे पास ई होगा, उ होगा, री होगा और लरी होगा। तो इक सूत्र में हमारे पास कितने वर्ण होंगे? 4 वर्ण होंगे, ई उ री लरी। ऐसे ही आपसे वो अन्य सूत्रों के विषय में पूछेगा कि इसमें कितने वर्ण होंगे, आपको सारे बनाकर देखने हैं। जैसे हमारा यहाँ पर अच होता है, अच जो होगा, अच सूत्र में सारे के सारे स्वर आ जाएंगे। अच में ए यहाँ से लेंगे और च यहाँ से लेंगे, अच में हमारे सारे स्वर आ जाएंगे। इसलिए जब हम स्वर संधि पढ़ते हैं तो स्वर संधि को हम क्या कहते हैं? अच संधि, क्योंकि अच क्या होता है? स्वर। अच सभी स्वरों को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही व्यंजनों को क्या कहते हैं? हल कहते हैं, क्योंकि व्यंजनों की जो स्टार्टिंग होती है वो है से स्टार्ट होती है और जो अंत होता है वो ल से होता है। जो स्टार्टिंग होती है वो है से होती है और जो अंत होता है वो ल से होता है, इसलिए व्यंजन को क्या कहा जाता है? हल। अब आपको समझ आ गया कि अच स्वर है और हल जो है वो व्यंजन है। अच स्वरों को रिप्रेजेंट करेगा और हल व्यंजनों को। अब पूछा जाए कि सारी वर्णमाला को कौन रिप्रेजेंट करता है, तो सारी वर्णमाला को अल सूत्र से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? अल सूत्र से। अच का ए, क्योंकि ये स्टार्टिंग में है, और ल जो है वो अंतिम है, तो अल क्या हो जाएगा? पूरी वर्णमाला को दिखाने वाला सूत्र हो जाएगा। एक बार फिर से ध्यान से देखो, जो अच है वो सभी स्वरों को दिखाएगा, जो हल है
वो सभी व्यंजनों को दिखाएगा और जो अल है वो संपूर्ण वर्णमाला को दिखाएगा। इन 14 प्रत्याहार सूत्रों से 42 प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं। आपसे पूछेंगे कि कितने प्रत्याहार होते हैं। 42 प्रत्याहार होते हैं। प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षेप। इन्हें महेश्वर सूत्र भी कहा जाता है और प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। महेश्वर सूत्र कितने होंगे? 14। प्रत्याहार सूत्र कितने होंगे? 14। अगर पूछा जाए कि सूत्र कितने हैं तो 14 और प्रत्याहार कितने बनाए जाएंगे? 42 यानी कि 42। कैसे बनते हैं ये? जैसे फर्स्ट है हमारे पास अन, इससे क्या बन सकता है हमारा? इन भी बन सकता है। इससे हमारे पास क्या बनेगा? उण भी बन सकता है। इन में हमारे पास ई और ऊ होंगे, उण में हमारे पास ओनली ऊ होगा। ऐसे ही हमारे पास अक बन सकता है। क्या बन सकता है? अक। अक में हमारे पास क्या होगा? ए से लेकर के कै तक, यानी कि ए ई उ री लरी कै होगा। और ऐसे ही हमारे पास क्या होगा? इक हो सकता है। इक में हमारे पास क्या होगा? ई उ री लरी। ऐसे ही हम सारे के सारे बना सकते हैं। ये सारे के सारे सूत्र आपको लिख के देख लेने हैं। इनको कंटिन्यूटी में ऐसे ही याद करना है। अभी हमने एक श्लोक पढ़ा था नृत्य अवसाने, वहां पर नृत्य दिया हुआ था। नृत्य और नृत्य में क्या भेद होता है यहाँ पर यही बताया गया है। 10 रूपक के अनुसार, 10 रूपक एक ग्रंथ है, 10 रूपक ग्रंथ के अनुसार नृत्य और नृत्य में भेद होता है। नृत्य होता है भाव पर आश्रित, नृत्य होता है ताल और लय पर आश्रित। यहाँ पर आपको याद रखना है कि नृत्य और नृत्य में भेद होता है। नृत्य वो होता है जो भाव पर आश्रित होता है, यानी कि जो भगवान शिव नाच रहे थे वो भाव में आश्रित होकर नाच रहे थे, बिना किसी म्यूजिक के, अपने भावों से, अपने अंदर के भावों से आप डांस कर रहे हो तो उसे नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? नृत्य। यदि आप किसी वाद्य यंत्र के साथ डांस कर रहे हो तो उसे नृत्य कहते हैं। यानी कि भावों के साथ डांस करना, बिना किसी वाद्य यंत्र के डांस करना उसे नृत्य कहेंगे, और किसी वाद्य यंत्र की ताल और लय पर डांस करना नृत्य कहलाता है। प्रत्येक सूत्र के अंत में हल वर्ण का प्रयोग प्रत्याहार बनाने के उद्देश्य से किया गया है। यानी कि आपको ये लास्ट में दिखाई दे रहा है हलंत वर्ण है। जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर यह है, ये र है, ये ल है, ये सभी हल वर्ण है, हलंत के साथ प्रयोग हुए हैं। इनका वर्णमाला में प्रयोग नहीं है, ये प्रत्याहारों को बनाने के उद्देश्य से प्रयोग किया गया है। जैसे ए ई उ न में न हल वर्ण है, जो लास्ट यानी कि प्रत्याहारों के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं उनमें सम्मिलित नहीं किया जाता। इन्हें प्रत्याहार बनाने के लिए ही प्रयोग किया गया है। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा वर्ण एक से ज्यादा बार आया है। जैसे यहाँ पर न क्या है? एक से ज्यादा बार आया है। जैसे यहाँ पर भी ये न आया है, यहाँ पर भी ये न आया है, वैसे ही है वर्ण भी एक से ज्यादा बार आया है। यहाँ पर 5वें सूत्र में भी हमारे पास है और जो लास्ट वाला है 14वां, उसमें भी है का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही जो हमारा र है, र का भी एक से ज्यादा बार प्रयोग हुआ है। आपको याद रखना है, ध्यान से पढ़ना है, किसका एक से ज्यादा बार प्रयोग हुआ है, किसका 2 बार ही हुआ है, आपको अच्छे से पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्याहार। माहेश्वर सूत्रों के आधार पर विभिन्न प्रत्याहारों का निर्माण किया जा सकता है। माहेश्वर सूत्रों के आधार पर विभिन्न प्रत्याहारों का निर्माण किया जा सकता है। प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षेप में, यानी कि छोटा करके लिखना। प्रत्याहार 2 वर्णों से बना होता है। प्रत्याहार 2 वर्णों से बना होता है। जैसे अच, अच में क्या है? 2 वर्ण है। इक में क्या है? 2 वर्ण है। यानी कि जो प्रत्याहार होता है वो 2 वर्णों से बनता है। यण में 2 वर्ण है। अल, हल इत्यादि। इन प्रत्याहारों में आदि वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण के मध्य आने वाले सभी वर्णों की गणना की जाती है। उदाहरण के लिए हम अच प्रत्याहार को लेते हैं। अच प्रत्याहार में ए जो है वो आदि वर्ण है, च जो है वो अंतिम वर्ण है। ए और च, यहाँ पर ए आदि वर्ण है और च अंतिम वर्ण है। अच अभी हमने पढ़ा था कि अच में सभी स्वर आते हैं, अ और च के बीच में आएगा, यानी कि आदि वर्ण से लेकर च से पहले तक जो वर्ण होंगे उनको गिनेंगे। जैसे अच में हमारे पास क्या आएगा? अब अच में कौन कौन से वर्ण आते हैं उनके बारे में देखते हैं। प्रत्याहार के अंतर्गत
आदि वर्ण तो परिगणित होता है, यानी कि हम आदि वर्ण यानी कि जो शुरुआत का वर्ण है उसे तो गिनेंगे, किंतु अंतिम वर्ण को छोड़ दिया जाता है, यानी अच प्रत्याहार है। इसमें आदि वर्ण ए है और च अंतिम वर्ण है। इस प्रत्याहार में ए को तो हम गिनेंगे लेकिन च को नहीं गिनेंगे। ऐसे ही इक में हम ई को गिनेंगे, क को नहीं गिनेंगे। यण में य को गिनेंगे, ण को नहीं गिनेंगे, यानी कि आदि वर्ण गिना जाता है, अंतिम वर्ण छोड़ दिया जाता है। समझने के लिए कुछ प्रत्याहार आगे दिए जा रहे हैं। अच प्रत्याहार में हमारे पास ए, ई, उ, री, लरी, ए, ओ, ऐ, औ ये सभी स्वर दिए गए हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, च को छोड़ दिया है, यानी कि जो हमारे बाद वाले वर्ण हैं, जो हल वर्ण है, उनको छोड़ दिया है। यहाँ प्रत्याहार के आदि वर्ण ए का परिगणन किया गया है, अंतिम वर्ण च को छोड़ दिया गया है। हल, जैसे हल दिया गया है, हल जो है पांचवें सूत्र का प्रथम वर्ण है। हल में जो है वो पांचवें सूत्र का प्रथम वर्ण है। अभी हम पढ़ के आए थे है, ये, व, र, ट, ये पांचवा सूत्र है जहां से व्यंजन की शुरुआत होती है। 14वें सूत्र के अंतिम वर्ण ल के मध्य आने वाले सभी वर्ण है। जो ल है वो 14वें सूत्र का अंतिम वर्ण है। हल में सभी व्यंजन आते हैं। ये यहाँ पर आपको 5वें सूत्र से लेकर 14वें सूत्र तक के सभी वर्ण दिए गए हैं। आपको सभी सूत्रों को याद करना है और देखना है कि हल में कौन कौन से वर्ण आएंगे। ये इसमें आपको सभी व्यंजन दिखाई देंगे। इक प्रत्याहार में प्रथम सूत्र के द्वितीय वर्ण ई से लेकर द्वितीय सूत्र के अंतिम वर्ण क के मध्य आने वाले सभी वर्ण होंगे, जैसे ई, उ, री, लरी। नेक्स्ट है अक। अक जो है प्रथम सूत्र के प्रथम वर्ण ए से लेकर द्वितीय सूत्र के अंतिम वर्ण क के मध्य आने वाले सभी वर्ण होंगे, जैसे ए, ई, उ, री, लरी। नेक्स्ट है जल। अष्टम सूत्र के प्रथम वर्ण ज से लेकर 14वें सूत्र के अंतिम वर्ण ल के मध्य आने वाले सभी वर्ण, यानी कि जल के अंदर जो होंगे अष्टम सूत्र के प्रथम वर्ण ज से लेकर 14वें सूत्र के अंतिम वर्ण ल के मध्य आने वाले सभी वर्ण। आपको पहले सूत्र याद रखने हैं और ये लगातार याद रखने हैं, तभी आप बता पाओगे इक में कितने वर्ण होंगे, अक में कौन से वर्ण होंगे, जल में कौन से। आपको ऐसे पूछ लिया जाता है कि इक में कितने वर्ण होंगे या कौन कौन से होंगे, आपको सभी पता होना चाहिए कि कितने होंगे। जैसे यहाँ पर बताया, आपको दोनों बातें याद रखनी है कि कौन कौन से होंगे और कितने होंगे। ये आप सूत्रों से ही याद रख पाओगे। जैसे इक में 4 वर्ण होंगे और अगर पूछा जाता है कि कितने वर्ण होंगे तो 4 वर्ण होंगे। अगर पूछा जाता है कि कौन से वर्ण होंगे, ई, उ, री, लरी। या फिर ऐसे भी पूछ लिया जाता है इनमें से कोई 3 देगा ऑप्शन में और एक कोई और देगा किसी और सूत्र का और आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा इक का वर्ण नहीं है। आपको क्वेश्चन अच्छे से याद रखना है, आपको हर एक बात अच्छे से याद रखनी है, चाहे क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे भी पूछे आपको आंसर आना चाहिए। पूरा का पूरा वर्ण विचार इन 14 सूत्रों पर ही निर्भर करता है। आप 14 के 14 सूत्र अच्छे से याद कर लेना। ये यहाँ पर आपको जो दिए गए हैं जल सूत्र के वर्ण दिए गए हैं, आपको याद होना चाहिए कि जल में कौन कौन से वर्ण होंगे। नेक्स्ट जो आपको दिया हुआ है यण दिया हुआ है, यण को पढ़ लेना कि यण में कौन कौन से वर्ण होंगे। आगे बढ़ते हैं। संधि आदि के नियमों को समझने के लिए प्रत्याहार ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। आप सभी जानते हो, आप सभी को संधियां आती है, आप पढ़ चुके हो। जब आप संधि पढ़ते हो तो संधि में हम संधि के सूत्र पढ़ते हैं। वहां पर आपको सूत्रों में प्रत्याहार सूत्र दिखाई देते हैं, जैसे जलाम जस्ते। वहां जलाम जस्ते में आपको जल दिया हुआ है, ये क्या है, प्रत्याहार सूत्र है। वहां पर आपको पता होना चाहिए कि जल क्या होता है, जल प्रत्याहार में कौन से वर्ण होते हैं, आप तभी संधि कर पाओगे। यानी कि संधि के नियमों को समझने के लिए आपको प्रत्याहार आने चाहिए। जैसे हम यण संधि करते हैं, यण संधि में हमारा सूत्र होता है इको यणची। इको यणची में हमारे पास इक है, ये प्रत्याहार सूत्र है। हमें इक का नहीं पता होगा तो हम संधि नहीं कर पाएंगे, इसलिए संधि को समझने के लिए प्रत्याहारों के विषय में पता होना चाहिए। यहाँ पर हमें इक का पता होगा तभी हम संधि को कर पाएंगे। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। स्वर और व्यंजन। अब स्वर क्या होता है,
जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाए, यानी कि जिस वर्ण को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जो स्वतंत्र है, जो अकेला बोला जाता है, उसे स्वर कहते हैं। स्वर को अच भी कहा जाता है। स्वर को अच क्यों कहा जाता है? अभी हम पढ़ के आए थे, अच के अंतर्गत सारे स्वर आ जाते हैं, इसलिए स्वर को अच कहा जाता है। जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, हर्षव, दीर्घ, प्लुत। स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्षव, दीर्घ, प्लुत। हर्षव स्वर, हर्षव स्वर क्या होता है? जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे हर्षव स्वर कहते हैं। ये संख्या में 5 हैं। हर्षव स्वर कितने होते हैं? 5। हर्षव स्वर संख्या में 5 होते हैं। ए, ई, उ, री, लरी, ये हर्षव स्वर है। इनके बोलने में एक मात्रा का समय लगता है। हर्षव स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। हर्षव स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मूल स्वर कौन कौन से हैं, मूल स्वर कितने हैं, तो आपको याद रखना है मूल स्वर 5 हैं। कितने हैं? 5। नेक्स्ट है दीर्घ स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 8 है। 1 मात्रा का समय लगेगा हर्षव होंगे, 2 मात्रा का समय लगेगा दीर्घ होंगे। हर्षव स्वरों की संख्या 5 है, दीर्घ स्वरों की संख्या 8 है। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। आपको याद रखना है कि कौन सा हर्षव स्वर है, कौन सा दीर्घ स्वर है। अब यहाँ पे आप देखो, री का हर्षव भी होता है और दीर्घ भी होता है। आ का हर्षव भी होता है, दीर्घ भी होता है। यहाँ पर लरी है, लरी का हर्षव तो होता है लेकिन लरी का दीर्घ नहीं होता। आपको याद रखना है लरी का दीर्घ नहीं होता। ऐसे ही ए, ऐ, ओ, औ का हर्षव नहीं होता। ए, ऐ, ओ, औ का हर्षव नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ दीर्घ होता है। आपको क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लिया जाएगा, आपको ये नहीं सोचना है कि ये नहीं पूछा जाएगा, ये नहीं, आपको याद रखना है किस वर्ण का हर्षव दिया होता है और किसका दीर्घ दिया होता है, किसका हर्षव का अभाव है और किसका दीर्घ का अभाव है। इनमें से लरी ध्वनि का दीर्घ रूप लरी केवल वेदों में प्राप्त होता है। अंतिम 4 वर्णों को संयुक्त वर्ण भी कहते हैं। जो अंतिम 4 वर्ण है ए, ऐ, ओ, औ, इनको संयुक्त वर्ण कहते हैं क्योंकि ए, ऐ, ओ, औ 2 स्वरों के मेल से बने हैं। ए, ऐ, ओ, औ 2 स्वरों के मेल से बने हैं और इन्हें संयुक्त वर्ण कहा जाता है। अब ये कौन कौन से 2 स्वरों से बने हैं ये आपको याद रखना है। ए और ई से ए बनेगा, ए और ए से ए बनेगा, ए और उ से ओ बनेगा, ए और ओ से औ बनेगा। ये सब आप संधियों में भी पढ़ते हैं। जब आप संधि करते हो तो आप देखते हो ई से ए बनता है, उ से ओ बनता है। गुण संधि में आप ये अच्छे से पढ़ते हो। ए और ई की संधि होती है तो ए बनता है, ए और उ की संधि होती है तो ओ बनता है। तो ये जब आप गुण संधि में पढ़ते हो तो यही से होता है। ए और ई ए बनेगा, ए और ए ऐ बनेगा, ए उ ओ बनेगा, ए ओ औ बनेगा। आपको ध्यान रखना है संयुक्त स्वर वर्ण 4 होते हैं। संयुक्त स्वर वर्ण 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी याद रखना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिस स्वर के उच्चारण में 3 या उससे अधिक मात्राओं का समय लगे उसे प्लुत कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को दूर से पुकारते हैं तब संबोधन पद के अंतिम वर्ण को 3 मात्रा का समय लगाकर बोलते हैं, उसे ही प्लुत स्वर कहते हैं। यानी कि जिसमें 3 या 3 से अधिक मात्राओं का समय लगे उसे प्लुत कहते हैं। हर्षव में 1 मात्रा का, दीर्घ में 2 मात्रा का और प्लुत में 3 या उससे अधिक मात्राओं का समय लगता है। जब हम किसी को पुकारते हैं, हे राम, हे श्याम, उसे संबोधन कहते हैं। संबोधन के समय 3 मात्रा का समय लगता है। ये यहाँ पर जो सिंबल दिया है ये 3 का सिंबल है। ऐसे 3 को लिखते हैं। लिपि में प्लुत स्वर को 3 की संख्या से दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए एहि कृष्ण अतर गोश चरती, ये यहाँ पर जो है प्लुत स्वर बनाया गया है। ओम, ये यहाँ पर प्लुत स्वर बनाया गया है।
ओकार का उच्चारण सर्वत्र प्लूत ही होता है। जिसके बाद ये 3 लगा दिया जाता है वो प्लूत बन जाता है। जैसे सी का भी प्लूत स्वर बनाना है तो पहले उस वर्ण को लिखेंगे और उसके बाद ये चिन्ह लगा देंगे तो वो प्लूत स्वर बन जाएगा। जैसे ई को प्लूत बनाना है तो ई लिखेंगे, फिर उसके बाद ये 3 अक्षर लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, प्लूत। जैसे ए को प्लूत बनाना है, पहले ए लिखेंगे, फिर उसके बाद ये 3 का, फिर ये चिन्ह लगा देंगे और वो प्लूत बन जाएगा। ऐसे ही हम ऊ को प्लूत बनाना चाहते हैं, ऊ लिखेंगे, उसके बाद ये 3 लगा देंगे तो वो प्लूत बन जाएगा। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि प्लूत स्वर कैसे लिखते हैं, प्लूत हम कैसे बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सभी हर्षव दीर्घ या प्लूत स्वर वर्ण अनुनासिक या निरअनुनासिक भेद से द्विविध हैं। यानी कि जितने भी हर्षव हैं, जितने भी दीर्घ हैं और जितने भी प्लूत स्वर हैं, सभी को फिर से हम 2 भागों में विभाजित करेंगे। हर्षव क्या होंगे, हर्षव अनुनासिक, हर्षव निरअनुनासिक, दीर्घ अनुनासिक, दीर्घ निरअनुनासिक। ऐसे ही प्लुत अनुनासिक, प्लुत निरअनुनासिक, यानी कि सभी को, इन तीनों के तीनों को 2 भागों में विभाजित करेंगे, अनुनासिक और निरअनुनासिक। अभी ये निरअनुनासिक और अनुनासिक क्या होता है इसके विषय में पढ़ेंगे। अनुनासिक, जिस स्वर के उच्चारण में मुख के साथ नासिका की भी सहायता ली जाती है उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। यानी कि जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते समय मुख के साथ साथ नासिका की भी सहायता लेते हैं, यानी कि जो ध्वनि निकलेगी वो मुख के साथ साथ नासिका से भी निकलेगी, उसे हम अनुनासिक कहते हैं। जैसे यहाँ पर जो चंद्र बिंदु होगा ये अनुनासिक होगा, ए। जिसके भी ऊपर ये चंद्र बिंदु होगा उसे अनुनासिक कहेंगे। किसी भी स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर हम उसे अनुनासिक बना देंगे। निरअनुनासिक, जो स्वर केवल मुख से उच्चारित होते हैं, यानी कि केवल मुख से उच्चारण किए जाने वाले स्वरों को निरअनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक वो होते हैं जो मुख और नासिका दोनों से होंगे। निरअनुनासिक वे होंगे जो केवल मुख से उच्चारित होंगे। व्यंजन, व्यंजन हल, यहाँ पर हल क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जब हम प्रत्याहार सूत्र पढ़ रहे थे वहां पर है से हमारे व्यंजन स्टार्ट हो रहे थे और ले से अंत हो रहा था, तो यहाँ पर व्यंजनों को हल भी कहा जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता उन्हें व्यंजन या हल कहते हैं। यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं होता उन्हें व्यंजन कहते हैं। हमने पढ़ा था स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, जो बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं। लेकिन व्यंजन जो होंगे वो स्वतंत्र नहीं होते, वो स्वरों के बिना नहीं बोले जा सकते। इसलिए व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते। स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए वर्ण के नीचे हल चिन्ह लगा देते हैं। संपूर्ण व्यंजन निम्न तालिका में दर्शाए गए हैं। यहाँ पर कहा गया है जब हमें किसी भी स्वर रहित व्यंजन को दिखाना होता है, दर्शाना होता है, लिखना होता है तो हम हल चिन्ह का वर्णन करते हैं। हल चिन्ह कैसे होता है, ऐसे जैसे हमें कै लिखना है और हमें अगर ऐसे कै लिखेंगे इसका अर्थ है कि इसमें स्वर है। यदि हम कै को ऐसे लिखते हैं हल चिन्ह के साथ, इसका अर्थ है ये स्वर रहित है। जैसे हम कै लिखते हैं, ये यहाँ पर जो कै है इसके जब हम टुकड़े करते हैं तो इसके टुकड़े होंगे कै, कै के नीचे हलंत और ए। यहाँ पर इस कै के टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कै है हलंत के साथ इसके टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे च वर्ण है, च को अगर हम हलंत कर देंगे तो इसका टुकड़ा नहीं हो सकता। यदि हम च को ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि च के साथ हमारे पास ए भी है। यहाँ पर व्यंजन देखते हैं कि व्यंजन कौन कौन से हैं। कु, कु जो दिया हुआ है, कु का अर्थ है कि इसमें कै वर्ग आ जाएगा। जैसे कै, ख, ग, ड, यहाँ पर जो कै वर्ग के 5 वर्ण हैं वो आ जाएंगे। कु को पढ़ते ही हमें समझ आना चाहिए कि कै वर्ग की बात हुई है। ऐसे ही चू का अर्थ है च वर्ग, टू का वर्ग है ट वर्ग, तू का अर्थ है त वर्ग, पू का अर्थ है प वर्ग। जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं कै वर्ग च वर्ग, वैसे ही संस्कृत में कु का अर्थ है कै वर्ग, यानी कि कु में ये 5 वर्ण आ जाएंगे। ये यहाँ पर आपको दिए हुए हैं सपर्श व्यंजन। अभी इनके विषय में पढ़ेंगे। आपको इतना बताया गया है कि कु से क्या अभिप्राय है, चू से क्या अभिप्राय है, टू से क्या अभिप्राय है, ये आपको याद रखने हैं।
व्याकरण संप्रदाय में इन पांचों वर्गों को कु, चु, टू, तु, पु नाम से जाना जाता है। य, र, ल, व। य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। स, है को उसम व्यंजन कहा जाता है। आपको याद रखना है, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, उसम व्यंजन 4 होते हैं। सपर्श व्यंजन जो हमारे वर्ग में थे, अभी पढ़ के आए थे कि वर्ग में थे, वो हमारे पास 25 यानी कि 25 होते हैं। आपको याद रखना है, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, उसम व्यंजन 4 होते हैं। वर्गीय व्यंजन जो 5 वर्गों में दिए होते हैं वो 25 यानी कि 25 व्यंजन होते हैं। वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? 25। स्पर्श, उपयुक्त क से मैं तक के 25 वर्णों को स्पर्श वर्ण कहते हैं। इनके उच्चारण के समय जीवा मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है। यानी कि जो अभी हम वर्गीय व्यंजन पढ़ के आए थे 25 वर्ण, उनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उच्चारण के समय जब हम उन व्यंजनों को उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जीवा है, जो हमारी जीभ है, वो मुख के अन्य स्थानों को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। जीवा के मुख को स्पर्श करने के कारण, जीवा के मुख के अन्य स्थानों को स्पर्श करने के कारण इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण, जो प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण है, 5वां वर्ण है, उसे अनुनासिक कहा जाता है। अभी हम पढ़ के आए थे, अनुनासिक वो वर्ण होते हैं जो मुख और नासिका से बोले जाते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण मुख के साथ नासिका से होता है। आपको याद रखना है कि जो पंचम वर्ण होता है वो अनुनासिक होता है। अनुनासिक व्यंजन कितने होते हैं? 5। और कौन कौन से, ये भी आपको याद रखना है। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व वर्णों को अंतस्थ कहते हैं। इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि अर्धस्वर कौन से होते हैं? य, र, ल, व अर्धस्वर होते हैं और इनकी संख्या कितनी है? 4। आपको एक एक बात ध्यान रखनी है। आपको चाहे वो क्वेश्चन कैसे भी पूछे, आपको आना चाहिए, आपका नंबर यहाँ से नहीं जाना चाहिए। चाहे वो आपको संख्या पूछे या फिर ये पूछे कि कौन कौन से वर्ण हैं, आपको सभी याद रखने हैं। उसम व्यंजन स, श, है वर्णों को उसम कहते हैं। यानी कि उसम वर्णों की संख्या कितनी है? 4। आपको याद रखना है, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, उसम व्यंजन 4 होते हैं। संस्कृत में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। जब हम हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में स्वरों की संख्या 9 होती है, लेकिन संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 होती है। अनुस्वार, इसका उच्चारण नासिका मात्र से होता है, यानी कि जिसका उच्चारण नासिका से होता है उसे अनुस्वार कहते हैं। यह सर्वथा स्वर के बाद आता है, यानी कि जो अनुस्वार है, अनुस्वार का प्रयोग स्वर के बाद किया जाता है। जैसे अहम, यहाँ पर जो अहम दिया हुआ है, यहाँ पे है और है के साथ ए है, यानी कि मैं से पहले स्वर आया है। कौन सा? ए, यानी कि स्वर के बाद ही अनुस्वार का प्रयोग होता है। यहाँ पर जो मैं है ये अनुस्वार है, यहाँ पर मैं को क्या हो गया है? अनुस्वार हो गया है। यहाँ पर आपको मैं के स्थान पर क्या हुआ है? यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको मैं हलंत, लेकिन इसी को क्या कर दिया है? अनुस्वार कर दिया है। सामान्यतया मैं व्यंजन वर्ण से पहले अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल में आपने देखा होगा कि मैं को क्या कर दिया है? अनुस्वार कर दिया है। यहाँ पर मैं जो है वो अनुस्वार में परिवर्तित हो गया है। विसर्ग, विसर्ग जो होता है ऐसे 2 बिंदी लगी होती है, उसे विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का जो उच्चारण होता है वो है के जैसा होता है। उच्चारण किंचित है के सदृश किया जाता है। सदृश होता है समान। विसर्ग का प्रयोग भी स्वर के बाद ही होता है। विसर्ग का जो प्रयोग होगा वो स्वर के बाद ही होगा। जैसे अभी हमने पढ़ा था, अनुस्वार का प्रयोग स्वर के बाद होता है, विसर्ग का प्रयोग भी स्वर के बाद ही होता है। जैसे राम है, देव है, गुरु है, यहाँ पर जो विसर्ग है, विसर्ग की जो साउंड है यानी कि उच्चारण है वो कैसा आ रहा है के जैसा। राम है, देव है, गुरु है, तो यहाँ पर जो साउंड है वो है के जैसी है। यहाँ पर इन सभी उदाहरणों में विसर्ग का प्रयोग स्वर के बाद दिया हुआ है। संयुक्त व्यंजन, 2 व्यंजनों के संयोग से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 2 व्यंजनों के योग से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इससे पहले हम संयुक्त स्वर पढ़ के आए थे। संयुक्त स्वरों की संख्या 4 थी, ए, ऐ, ओ, औ। ऐसे ही संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त स्वर वे थे जो 2 स्वरों की सहायता से बने थे। संयुक्त व्यंजन वे हैं जो 2 व्यंजनों के संयोग से बनेंगे। संयुक्त व्यंजन देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे क और स, क और स से क्या बना है?
कै और से क्या बना है, शय। तय और रै से क्या बना है, तरह। जय और य से क्या बना है, ज्ञ। संयुक्त व्यंजन आपको याद रखने हैं। संयुक्त व्यंजनों के विषय में बहुत बार पूछा जाता है, इनका विच्छेद करवा लिया जाता है, ऑप्शन में दिए होते हैं और पूछा जाता है इनमें से कौन सा सही है। संयुक्त व्यंजन का विच्छेद आपको अच्छे से याद रखना है। संयुक्त व्यंजनों को आपको अच्छे से याद रखना है, ध्यान रखना है कि ये कैसे बनते हैं, कौन कौन से व्यंजनों से बनते हैं। बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, आपको इनको याद रखना है कि ये किस किस व्यंजन से बने हैं। जैसे शय कै और से बना हुआ है, तो आपको याद रखना है कौन से से बना हुआ है। तरह तय और रै से बना है। ज्ञ जय और य से बना है। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। अब उच्चारण स्थान क्या होता है, जब हम कोई भी स्वर या व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो फेफड़ों से वायु निकलती है वो जिस स्थान पर टकराती है और उस स्थान पर टकराने से जो ध्वनि निकलती है उस ध्वनि का उसी स्थान को उच्चारण स्थान कहते हैं। उच्चारण स्थान कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका को उच्चारण स्थान कहते हैं। वर्णों का उच्चारण करने के लिए फेफड़ों से निकली निश्वास वायु इन स्थानों का स्पर्श करती है। यानी कि जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, हमारे फेफड़ों से निकली जो वायु होती है जिन स्थानों को स्पर्श करती है वही स्थान उस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। जैसे कंठ को स्पर्श करेगी तो कंठ उच्चारण स्थान हो जाएगा। तालु को स्पर्श करेगी तो तालु उच्चारण स्थान हो जाएगा। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका ये उच्चारण स्थान है। कुछ वर्णों का उच्चारण एक साथ दो स्थानों से होता है। उनका उच्चारण करते हैं तो जो वायु है यानी कि जो फेफड़ों से निकलने वाली वायु है वो दो स्थानों से टकराती है, दो स्थानों को स्पर्श करती है। उन दो स्थानों से मिलकर ही उसका उच्चारण स्थान बनेगा। वर्णों के उच्चारण स्थानों को अग्रिम तालिका से समझा जा सकता है। यानी कि आपको टेबल दी गई है, उस टेबल में आपको उच्चारण स्थानों को समझाया गया। अभी पढ़ते हैं टेबल में क्या दिया हुआ है। ये आपको टेबल दी हुई है। इस टेबल में आपको इस साइड जो स्थान दिए गए हैं कि कौन सा आपका उच्चारण स्थान है। ये यहाँ पर स्वर दिए गए हैं, यहाँ पर व्यंजन दिए गए हैं, ये आयोगवा है और ये संज्ञा। संज्ञा है किस किस स्थान को क्या पुकारा जाता है। संज्ञा का अर्थ ही होता है इसका क्या नाम है। यानी कि जो वर्ण जिस स्थान से पुकारे जाते हैं उन वर्ण को उसी की संज्ञा दी गई है। जैसे कि जो वर्ण कंठ से उच्चारण किया जाता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है उनको कंठ्य कहा जाता है, यानी कि उनको कंठ्य की संज्ञा दी गई है। जिनका उच्चारण स्थान तालु है उन्हें तालव्य कहा जाता है, यानी कि उनको तालव्य की संज्ञा दी गई है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कै ख है, अगर पूछा जाए कि कै ख का उच्चारण स्थान क्या है तो कंठ। अगर पूछा जाए कि कै ख क्या है, कंठ है। क्या है, कंठ है। तो आपको याद रखना है कि वो पूछ क्या रहा है, उच्चारण स्थान पूछ रहा है या उनको क्या कहा जाता है, यानी कि संज्ञा क्या है ये पूछ रहा है। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होगा उन्हें मूर्धन्य कहा जाएगा। दंत को दंत्य कहा जाएगा। ओष्ठ जिनका उच्चारण स्थान है उन्हें ओष्ठ्य कहा जाएगा। ये आपको याद रखना है। कंठ, कंठ से अ स्वर कै वर्ग, ये यहाँ पे यह नहीं होगा क्योंकि यह जो होता है तालु से उच्चारण स्थान होता है, यहाँ पर यह नहीं होगा। है होगा, है उसम व्यंजन है और विसर्ग होगा। यानी कि कंठ से जिनका उच्चारण होता है आ का वर्ग है और विसर्ग। तालु, तालु से जिनका उच्चारण होता है ई च वर्ग य से, ये होंगे हमारे जिनका उच्चारण स्थान तालु होता है, यानी कि यह वर्ण का उच्चारण स्थान तालु होगा। मूर्धा, मूर्धा, मूर्धा से री ट वर्ग रै, यानी कि जो रै होगा रै का उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। श होगा, ये भी मूर्धा के साथ आएगा। नेक्स्ट है दंत, दंत में जो होगा लरी होगा, ट वर्ग होगा और ल होगा और स होगा। तो आपको याद रखना है कि कौन सा किसके साथ आएगा। यहाँ पर जो ये अंतस्थ दिए गए हैं ये मिसप्रिंट हुआ है। यह तालु के साथ होता है, रै मूर्धा के साथ आएगा और ल दंत के साथ आएगा। ओष्ठ, ओष्ठ जो उच्चारण स्थान है उ का, पै वर्ग का, और ये पै फै जो दिया गया है ये उपदा मानी है। उपदा मानी है, जो पै फै दिया गया है ये उपदा मानी है, यानी कि उपदा मानीय का जो उच्चारण स्थान होगा वो क्या होगा, ओष्ठ। नासिका, नासिका से जो हमारे वर्ण बोले जाएंगे अनुनासिक स्वर, पंचम वर्ण और इसके साथ ही अनुस्वार, यानी कि अनुनासिक स्वर,
पंचम वर्ण, अनुस्वार, इन सब को नासिका से बोले जाने वाले वर्ण कहा जाता है। कंठ तालु, कंठ तालु से जो उच्चारण स्थान होता है ए ऐ। कंठोष्ठ ओ औ। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ में जो आएगा वो व आएगा, ये व यहाँ नहीं आएगा, दंतोष्ठ के सामने आएगा। जीवा मूल, जो जीवा मूल होते हैं वो कैक है, ये यहाँ पे दिया गया है, ये दोनों एक साथ आएंगे। जीवा मूल से जो उच्चारण होगा वो जीवा मूल्य का होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कि किसका उच्चारण स्थान क्या है। कंठ से जिनका उच्चारण स्थान होगा ए आ, कै वर्ग, है और विसर्ग। तालु से ई चै वर्ग, य और से। मुर्दा से री टै वर्ग, रै और से। दंत लरी टै वर्ग, ल और से। ओष्ठ से उ और पै वर्ग और उपदा मानिए। नासिका, नासिका से अनुनासिक स्वर, पंचम वर्ण, अनुस्वार। कंठ तालु से ए ऐ, कंठोष्ठ से ओ औ। दंतोष्ठ से व को दंतोष्ठ कहा जाता है। जीवा मूल, जीवा मूल से जीवा मूल्य का, इसे जीवा मूल्य कहा जाता है। आपको ये टेबल अच्छे से याद कर लेनी है। पर्यतन, अभी हमने जो पढ़े उच्चारण स्थान पढ़े, अब हम पढ़ेंगे पर्यतन। आपको याद रखना है पर्यतन होता क्या है। फेफड़े से निकली निश्वास वायु को मुख, नासिका तथा कंठ आदि स्थानों से स्पर्श कराते हुए मनुष्य द्वारा अभिष्ट वर्णों के उच्चारणार्थ किए गए यत्न को पर्यतन कहते हैं। यानी कि वर्णों का उच्चारण करने में जो यत्न होता है, यानी कि जो प्रयास होता है, जो बल लगता है, उसे पर्यतन कहते हैं। फेफड़ों से निकली निश्वास वायु को मुख, नासिका, कंठ आदि स्थानों पर स्पर्श कराते हुए मनुष्य द्वारा अभिष्ट वर्णों के उच्चारणार्थ किए गए यत्न को पर्यतन कहते हैं। यानी कि आपको सीधा सीधा याद रखना है, वर्णों के उच्चारण में जो यत्न किया जाता है उसी को पर्यतन कहते हैं। पर्यतन के दो भेद होते हैं। पर्यतन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पर्यतन के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? आभ्यंतर पर्यतन और बाह्य पर्यतन। वर्णों के उच्चारण काल में मुख के अंदर मनुष्य की चेष्टा प्रक्रिया को आभ्यंतर पर्यतन कहते हैं। यानी कि जो मुख के अंदर, यानी कि जब वर्णों का उच्चारण करते हैं और वर्णों के उच्चारण के समय मुख के अंदर जो चेष्टा या क्रिया होती है उसे आभ्यंतर पर्यतन कहते हैं। मुख के अंदर होने वाली क्रिया को आभ्यंतर पर्यतन कहते हैं। आभ्यंतर पर्यतन के 5 भेद हैं। यानी कि आभ्यंतर पर्यतन जो होता है 5 प्रकार का होता है। आभ्यंतर पर्यतन कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। पर्यतन जो है वो 2 प्रकार का है, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का। और बाह्य कितने प्रकार का है? 11 प्रकार का। पहले हम आभ्यंतर के विषय में पढ़ रहे हैं कि आभ्यंतर पर्यतन कौन से 5 प्रकार का होता है। सबसे पहले स्पृष्ट। स्पृष्ट का अर्थ होता है स्पर्श करना। जैसे अब हम स्पर्श व्यंजन के विषय में पढ़ के आए थे, वैसे ही है स्पृष्ट। वहाँ वर्णों के उच्चारण करते समय जीवा के विभिन्न भागों द्वारा मुख के अन्य स्थानों को स्पर्श किया जाता है, उन्हें स्पृष्ट वर्ण कहा जाता है। जीवा के इस पर्यतन को स्पृष्ट पर्यतन कहते हैं। यानी कि जीवा के द्वारा स्पर्श करते टाइम जो पर्यतन किया जाता है उसे ही स्पृष्ट पर्यतन कहते हैं। कै से मैं तक सभी व्यंजन स्पृष्ट पर्यतन से उच्चरित होते हैं। हमने पढ़ा था कै से मैं तक जो 5 वर्गों में वर्ण थे, यानी 5 वर्गों में व्यंजन थे, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। से मैं तक जो व्यंजन होते हैं वो स्पृष्ट पर्यतन से उच्चरित होते हैं। ये यहाँ पर उपदामानीय और जीवामूल्य के विषय में बताया गया है कि उपदामानीय क्या होता है और जीवामूल्य क्या होता है। इन्हें पढ़ लेना। ये हमने उच्चारण स्थान की जो टेबल थी उसमें देखा था। ये आपको याद नहीं रखना है, पढ़ लेना कि उपदामानीय क्या है, जीवामूल्य क्या है। उपदामानीय का और जीवामूल्य का उच्चारण स्थान याद रखना है। मान्य का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, जीवामूल्य का उच्चारण स्थान जीवामूल होता है। या सबसे पहला हमने पढ़ा था स्पृष्ट आभ्यंतर पर्यतन। अब हम पढ़ रहे हैं ईसत स्पृष्ट आभ्यंतर पर्यतन। वर्णों के उच्चारण काल में जब जीवा द्वारा उच्चारण स्थानों को थोड़ा ही स्पर्श किया जाता है। जब हम स्पृष्ट पर्यतन पढ़ रहे थे, स्पृष्ट पर्यतन में था जीवा जो थी विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती थी। ईसत स्पृष्ट में क्या होगा? थोड़ा सा ही स्पर्श करेगी।
यानी कि थोड़ा सा स्पर्श करेगी तो उसे ईसत स्पृष्ट पर्यतन कहते हैं। यह र ल व ईसत स्पृष्ट से उच्चरित होते हैं। यानी कि कौन से ऐसे वर्ण हैं जो ईसत स्पृष्ट होते हैं? यह र ल व, इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। आपको याद रखना है स्पृष्ट में कैसे मैं तक 25 व्यंजन थे, यानी कि 25 वर्ण थे। ईसत स्पृष्ट में जो है यह र ल व अंतस्थ व्यंजन है, 4 वर्ण है। नेक्स्ट है विवृत। विवृत वर्ण विशेष के उच्चारण काल में जब मुख विवर खुला रहता है, यानी कि जब वर्णों का उच्चारण करेंगे हमारा मुख विवर यानी कि मुख का जो द्वार है खुला रहता है, तो मुख के इस यतन को विवृत कहते हैं। यानी कि जब वर्णों को उच्चारण करेंगे हमारा जो मुख विवर है वो खुला रहता है, तो उस यतन को विवृत कहेंगे। सभी स्वर विवृत प्रयतन से उच्चरित होते हैं। यानी कि विवृत किन्हें कहा जाएगा? सभी स्वरों को। यानी कि हमारे जितने भी स्वर हैं उन्हें विवृत प्रयतन से उच्चरित कहा जाता है। होंगे वो विवृत कहे जाएंगे। स्वरों को क्या कहेंगे? विवृत। नेक्स्ट है ईसत विवृत। वर्णों के उच्चारण काल में जब मुख विवर थोड़ा खुला रहता है तो मुख के इस यतन को ईसत विवृत कहा जाता है। मुख के इस प्रयतन को ईसत विवृत कहते हैं। स है, ये ईसत विवृत है। यानी कि जो ऊष्म व्यंजन है उन्हें ईसत विवृत कहा जाता है। याद रखना है विवृत में सभी स्वर होंगे, ईसत विवृत में सभी व्यंजन होंगे। नेक्स्ट है संवृत। वर्णों के उच्चारण काल में फेफड़े से निकलने वाले निश्वास का मार्ग जब बंद रहता है इसे स्वर कहते हैं। इसका प्रयोग केवल हर्षव ए के उच्चारण में होता है। यानी कि संवृत प्रयतन से ए का ही उच्चारण होता है। आपको याद रखना है आभ्यंतर प्रयतन 5 प्रकार का होता है। सपृष्ठ, ईसत सपृष्ठ, विवृत, ईसत विवृत और संवृत। सपृष्ठ में कैसे मैं तक 25 वर्ण होते हैं। ईसत सपृष्ठ में य र ल व होता है। विवृत में सभी स्वर होते हैं। ईसत विवृत में हमारे पास ऊष्म व्यंजन स है होते हैं। संवृत में ए होता है। आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको अभ्यंतर प्रयतन अच्छे से समझ आया होगा। आपसे पूछा जाएगा विवृत कौन से होते हैं, ईसत विवृत वर्ण कौन से होते हैं, संवृत कौन सा वर्ण होता है। आपको याद रखना है संवृत में केवल ए वर्ण होगा। ईसत विवृत और ईसत सपृष्ठ में 4 होंगे। विवृत में सभी स्वर होते हैं और स्पर्श व्यंजन जो होते हैं स्पृष्ठ में होंगे। बाह्य प्रयतन वर्णों के उच्चारण का वह यतन जो फेफड़ों से कंठ तक होता है उसे बाह्य प्रयतन कहते हैं। जो प्रयतन मुख के अंदर होता है उसे आभ्यंतर प्रयतन कहते हैं। जो फेफड़ों से कंठ तक होता है उसे बाह्य प्रयतन कहते हैं। यानी कि जब वर्णों का उच्चारण करेंगे फेफड़ों से कंठ तक आते हुए जो प्रयतन होगा उसे बाह्य प्रयतन कहते हैं। मुख से बाह्य होने के कारण, मुख से बाहर होने के कारण इसे बाह्य कहा जाता है। मुख से बाह्य होने की अपेक्षा से इसे बाह्य कहा जाता है। इसके 11 भेद हैं। बाह्य प्रयतन कितने प्रकार का होता है? 11 प्रकार का। आभ्यंतर प्रयतन कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। कौन कौन से 11 प्रकार होते हैं? विवार, संवार, सवास, नाद, घोष, अघोष, अलप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, संवृत। ये जो आपको विवार से लेकर महाप्राण तक दिए गए हैं इनमें आपके पास स्वर भी आएंगे और व्यंजन भी आएंगे, यानी कि सभी वर्ण आएंगे। लेकिन उदात, अनुदात और संवृत में केवल स्वर आएंगे। बाह्य प्रयतन के आधार पर वर्णों का विभाजन निम्न तालिका से समझा जा सकता है। यानी कि विवार में कौन से वर्ण होते हैं, सवास में कौन से वर्ण होते हैं, ये सब हम इस टेबल से पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ने हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा विवार है, कौन सा अघोष है, कौन सा अलप्राण है, आपको याद रखना है। सबसे पहले हम उदात, अनुदात और संवृत के विषय में पढ़ लेते हैं क्योंकि ये इजी है। इसके विषय में आपको अभी बताया था कि अनुदात, उदात और संवृत में सभी वर्ण होते हैं। तो आपको पता हो गया उदात, अनुदात और संवृत में सभी स्वर होते हैं। क्या होता है? सभी स्वर, यानी कि इसमें कोई भी व्यंजन नहीं होगा। उदात, अनुदात और संवृत में केवल और केवल स्वर होते हैं। तो ये आपका हो गया कंप्लीट। उदात, अनुदात में केवल स्वर होते हैं। अब हम पढ़ेंगे विवार, सवास, अघोष, सवार, नाद, घोष, अलप्राण और महाप्राण के विषय में। विवार
सवास और अघोष आपको याद रखना है, ये तीनों एक जैसे होते हैं। संवार, नाद और घोष ये तीनों एक जैसे होते हैं, यानी कि जो विवार का वर्ण होगा वही सवास का वर्ण होगा, जो विवार का वर्ण होगा वही अघोष का वर्ण होगा। खर प्रत्याहार अभी हम पढ़ के आए थे, अण प्रत्याहार, अक प्रत्याहार, अच प्रत्याहार, हल प्रत्याहार। खर प्रत्याहार, यहाँ पर खर प्रत्याहार में यानी कि ख से स्टार्ट होगा और रै पर इसका अंत होगा। खर प्रत्याहार के अंतर्गत जो भी वर्ण आते हैं वो विवार होते हैं, वो सवास होते हैं, वो अघोष होते हैं। खर प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष होता है, सवास होता है, विवार होता है। स यानी कि जो हमारे उषम वर्ण है, जो हमारे 3 उषम वर्ण हैं वो भी क्या होते हैं? अघोष होते हैं, सवास होते हैं, विवार होते हैं। ये यहाँ पर जो दिया गया है, खर है, विवार है, सवास है, अघोषाश्च, ये सूत्र दिया गया है। विवार, सवास, अघोष के लिए जो सूत्र है खर है, विवारा, सवास है, अघोषाश्च, यानी कि खर के अंतर्गत जो वर्ण आएंगे वो विवार, सवास और अघोष होते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि खर के अंतर्गत कौन से वर्ण आएंगे। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, यानी कि क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, ये सब पहला और दूसरा वर्ण प्रत्येक वर्ग का। इसके साथ ही स, ये हमारे अघोष होंगे, सवास होंगे, विवार होंगे। कुल कितने वर्ण हो गए? 5 वर्गों से पहले 2 यानी कि 10 वर्ण ये हो गए और 3 वर्ण ये हो गए। कितने हो गए कुल मिलाकर के? 13, यानी कि 13 विवार होते हैं। यानी कि जो पहला वाला जो हमें पार्ट दिया गया है उसमें 13 वर्ण होंगे। कितने वर्ण होंगे? 13। अगर पूछा जाए कि विवार कितने होते हैं? 13। सवास कितने होते हैं? 13। अघोष कितने होते हैं? 13। आपको याद होना चाहिए अघोष व्यंजन कितने होते हैं? 13। अब हम पढ़ते हैं सवार, नाद और घोष के विषय में। हस प्रत्याहार के वर्ण, हस प्रत्याहार के वर्ण किस में आएंगे? सवार में, नाद में, घोष में। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अंतस्थ यानी कि य, रै, ल, व और है, ये सब किस में आएंगे? सवार में। ये सब किस में आएंगे? सवार में, नाद में, घोष में। इसके लिए जो सूत्र है हस है, संवारा, नादा, घोषाश्च। आपको याद रखना है खर विवार में, सवास में और घोष में है। हस जो है सवार, नाद और घोष में है। प्रत्येक वर्ग में तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी कि हमारे पास 5 वर्ग है, 15 वर्ण ये हो गए। अंतस्थ हमारे पास 4 हैं तो 4 वो हो गए और है तो हमारे पास कितने हो गए? 20 वर्ण। हमारे पास कितने हो गए? 20 वर्ण। 20 वर्ण हमारे इसमें हो गए और 13 वर्ण हमारे इसमें हो गए, यानी कि हमारे कुल मिलाकर के 33 व्यंजन हो गए। आपको याद रखना है 13 विवार व्यंजन होते हैं, 20 संवार व्यंजन होते हैं, 13 सवास व्यंजन होते हैं, 20 नाद व्यंजन होते हैं, 13 अघोष व्यंजन होते हैं और 20 घोष व्यंजन होते हैं। आपको समझ आया होगा कि पहला दूसरा जो वर्ण होता है वर्ग का, जैसे क, ख, च, छ, ये विवार होते हैं। जो तीसरा, चौथा और पांचवा होता है ये संवार होते हैं। ये पहला दूसरा अघोष वर्ण होते हैं। जो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होता है ये घोष वर्ण होते हैं। विवार, सवास, अघोष, संवार, नाद, घोष, इनके विषय में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं अलप्राण और महाप्राण। अलप्राण क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण और अंतस्थ वर्ण अलप्राण होते हैं, यानी कि पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्ग का अलप्राण होता है। इसके साथ ही अंतस्थ क्या होता है? य, रै, ल, व, ये हमारे क्या होते हैं? पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्ग के कितने हो जाएंगे कुल वर्ण? 15 और य, रै, ल, व कितने हो गए? 4, यानी कि जो 19 व्यंजन होते हैं वो हमारे अलप्राण में आते हैं। 19 व्यंजन। अगर आपसे पूछा जाए कि अलप्राण कितने व्यंजन होते हैं? 19 व्यंजन अलप्राण होते हैं।
अगर पूछा जाए कि अलप्राण वर्ण कितने होते हैं तो इसमें स्वर भी ऐड कर देंगे, क्योंकि जो स्वर होते हैं वो अलप्राण में गिने जाते हैं। प्राण वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ वर्ण एवं उष्म संज्ञक वर्ण को क्या कहा जाता है? महाप्राण। थर्ड और फिफ्थ यानी कि पहला, तीसरा, पांचवा जो था अलप्राण था। हमारे पास क्या बचा? दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा क्या हो जाएगा? महाप्राण। पहला, तीसरा, पांचवा क्या है? अलप्राण। दूसरा, चौथा क्या है? महाप्राण। अस्त व्यंजन य, र, ल, व क्या होते हैं? अलप्राण। और जो उष्म वर्ण है स है, ये क्या होंगे? महाप्राण। आपको याद रखना है कि कौन सा किस में आया है। एक बार फिर से देखते हैं। दात, अनुदात, स्वरित सभी स्वर वर्ण होते हैं। विवार, समास, अघोष में हमारे पास पहला और दूसरा वर्ण होगा प्रत्येक वर्ग का, और स होंगे यानी कि हर प्रत्याहार होगा। सवार, नाद, घोष में हमारे पास हस प्रत्याहार होगा यानी कि दूसरा, तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण के अलावा य, र, ल, व और है होंगे। अलप्राण में पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण होगा और अंतस्थ वर्ण होंगे। महाप्राण में दूसरा, चौथा वर्ण होगा और उष्म वर्ण होंगे। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इस टॉपिक में यही सब है। हमने सबसे पहले वर्ण के विषय में पढ़ा, वर्ण की डेफिनेशन पढ़ी कि वर्ण क्या होता है। उसके बाद हमने प्रत्याहार सूत्रों को देखा। 14 प्रत्याहार सूत्र थे, वो आपको अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि वो संधियों में भी हमारी हेल्प करेंगे। बिना उनके संधि समझ नहीं आएगी। संधियों के अलावा वे हमारे उच्चारण स्थान में भी हेल्प करेंगे। आपको याद रखने ही रखने हैं और अच्छे से लिख लिख के देखना है। प्रत्याहार सूत्रों के बाद हमने पढ़ा कि किस प्रकार से स्वर के कितने भाग होते हैं, व्यंजन के कितने भाग होते हैं। हमने स्वर जो होते हैं 3 प्रकार से होते हैं, हर्षव, दीर्घ, प्लुत। जो स्वरों के बाद हमने व्यंजन के विषय में पढ़ा। व्यंजन स्पर्श व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, उष्म व्यंजन होते हैं। फिर उसके बाद हमने उच्चारण स्थान के विषय में पढ़ा। उच्चारण स्थान के बाद हमने प्रयत्न के विषय में पढ़ा। आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। सपृष्ठ आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार का होता है। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का, सपृष्ठ, ईषद सपृष्ठ, विवृत, ईषद विवृत और संवृत। इनमें कौन कौन से वर्ण होते हैं ये सब पढ़े और आपको याद भी रखने हैं। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार का होता है। विवार, समास, अघोष, संवाद, नाद, घोष, अलप्राण, महाप्राण। उदात, अनुदात, स्वरित, ये सब 11 प्रकार का बाह्य प्रयत्न होता है। बाह्य प्रयत्न में कौन से विवार होते हैं, कौन से अलप्राण होते हैं, कौन से महाप्राण होते हैं, इन सब के विषय में पढ़ा। आपको ये टॉपिक अच्छे से तैयार करना है। अगर कोई पॉइंट न समझ आए तो वीडियो को फिर से देखना, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। बार बार इन चीज़ों को रिवाइज करना है ताकि आपका क्वेश्चन गलत न हो। 2-3 बार वीडियो को देखोगे या फिर 2-3 बार इसे पढ़ोगे तो आपको क्या हो जाएगा? अच्छे से याद हो जाएगा। यहाँ पर इस टॉपिक की एक्सरसाइज दी गई है, एक बार इसे देख लीजिए कि कैसे करना है। ये यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, अधोलिखितेषु प्रत्याहारेषु परिगणितान वर्णान लिखत। यहाँ पर कहा गया है कि जो आपको ये प्रत्याहार दिए गए हैं, ये यहाँ पर जो प्रत्याहार दिए गए हैं, इनमें वर्णों की गणना करनी है और वर्णों को लिखना है गणना करके। एक प्रत्याहार, आपको प्रत्याहार सूत्र आने चाहिए, तभी आप ये गिनकर बता पाओगे। आपको पहले याद करने हैं, लिख के देखने हैं और फिर इस एक्सरसाइज को करके देखना है। एक प्रत्याहार में कितने होंगे, जस में कितने होंगे, एच में कितने होंगे, हस में कितने होंगे, आपको सबको गिनकर लिखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अधोलिखितानाम वर्णानाम उच्चारण स्थानम लिखत। इन वर्णों का उच्चारण स्थान लिखिए। कवरक का उच्चारण स्थान क्या होगा, टैवरक का उच्चारण स्थान क्या होगा, पैवरक का क्या होगा, ईच है, यस है, इनका क्या होगा। आपको वो पूरा कैवर्ग का भी पूछ सकता है और किसी पर्टिकुलर वर्ण का भी पूछ सकता है। आपको ध्यान रखना है कैवर्ग का क्या होता है, कंठ होता है। कैवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। कैवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। टैवर्ग का क्या होता है, मुर्दा होता है। टैवर्ग का क्या होता है, मुर्दा होता है। चैवर्ग का क्या होता है, तालु होता है। आपको याद रखना है कि किस वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। पवर्ग का क्या होता है, ओष्ठ होता है। क्या होता है, ओष्ठ। ई, च, य, स, इनका जो उच्चारण स्थान होता है तालु होता है। क्या होता है, तालु। कवर्ग का कंठ होता है, टवर्ग का मुर्दा होता है, पैवर्ग का ओष्ठ होता है, ई, च, य, स का होता है मुर्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरण मनुसृत्य वर्णान पृथक कृत्य लिखित।
यानी कि उदाहरण का अनुसरण करते हुए वर्णों को अलग करके लिखना है। आप करके देख लेना। फोर्थ क्वेश्चन में जो दिया गया है वर्णों का संयोजन किया गया है। जैसे थर्ड क्वेश्चन में वर्णों का पृथक, थर्ड क्वेश्चन में वर्णों को पृथक किया गया था, यानी कि अलग करके लिखा गया था। इसमें अलग अलग दिए गए हैं, उनका संयोजन करना है। फोर्थ क्वेश्चन भी आप कर लेना, इजी है। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ये आप करके देख लेना। ये जस्ट आपको दिखाने के लिए है कि पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त वर्णान पृथक्कृत्या पूरयत, यानी कि जो संयुक्त वर्ण दिया गया है उनको अलग करके लिखिए। यहाँ पे श है, ये जो श है ये आपका संयुक्त व्यंजन होता है। जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था जो श होता है वो क और श से मिलकर बना होता है। लेकिन जो देखो हमें हलंत नहीं दिया हुआ, इसका मतलब क्या है कि इसके साथ ए भी है, तो क्या होगा क श और ए। हमें ध्यान रखना है कि इसमें हलंत है या नहीं। अगर हलंत होगा फिर ए नहीं आएगा, अगर हलंत नहीं है फिर हमें ए भी रखना है, यानी कि स्वर भी रखना है। अगर हलंत नहीं है तो फिर हमें स्वर भी लिखना होगा। नेक्स्ट है तरय। तरय जो दिया हुआ है वो तय, र और ए से मिलकर बना होता है। शरय जो है वो स, र और ए से मिलकर बना हुआ है। आपको इन सभी को कर लेना है। ये यहाँ पर जो दिया हुआ है ये संयुक्त स्वर है, ओ जो है ये भी संयुक्त स्वर है। हमने पढ़ा था संयुक्त स्वर कितने होते हैं, 4। कौन से, ए, आई, ओ और औ। तो आपको याद रखना है। और आपने ये भी देखा था ये कैसे बने हैं, तो आपको अच्छे से आने चाहिए। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। आपको एक्सरसाइज से ये समझ आया होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।